शख्स बिहार की राजधानी पटना में है जो सोशल मीडिया पे जितने भी लोग जुड़े हैं वो सभी लोग लगभग जानते होंगे। साथ ही साथ जितने राष्ट्रवादी लोग हैं वो लोग जानते होंगे, पक्ष और विपक्ष के सभी नेता जानते हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इन्होंने अपने मेहनत से और बेवाकी से जो है अपना मुकाम हासिल किया और इसी वजह से जो है इनका पका हुआ बाल जो है हमें ये गवाही दे रहा है कि इन्होंने कितना मेहनत किया। बिहार की राजधानी पटना में है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा और ख़ास तौर से आपसे और आपके साथ में प्रोफेसर साहब से और इन सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा मुझे। और मनीष भाई, आपको कौन नहीं जानता, और आप जिस तरीके से आपने बिहार के अंदर एक, जैसे कह सकते हैं, पत्रकार तो मैं नहीं कहूँगा, एक क्रूसेड करना, एक मुहिम चलाना, वो बड़ा मुश्किल काम है। और बिहार में तो ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ तो बाहुबली शब्द भी जो है वो बिहार नहीं दिया है। तो उस सब के बीच में राजनेताओं में भी बाहुबली हैं, आपकी विधानसभा में भी हैं, सड़क पर भी हैं, उसके बीच में आप इतनी बेबाकी से बोलें, बिना डर के बोलें, ये बड़ी बात है। तो मैं तो आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। आपका बाल पका हुआ है, 30 रुपया में जो है बाल कलर करने वाला जो है वो आ जाता है, आप बाल कलर क्यों नहीं कराते हैं? क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोग मेरे से भी पूछते रहते हैं। उनसे पूछिए कि बाल के काले हो जाने से क्या होने वाला है। बाल सफ़ेद हैं, ये कुदरत का नियम है। अब कल अगर 70 साल के हो जाएं तो कोई टॉनिक ऐसा बता दे जिससे आप 40 साल के लगने लगें। तो बाल सफ़ेद होना इस बात की भी गवाही है कि कम से कम जो है जवानी खपाई है किसी काम ने, तो बाल सफ़ेद होना प्राउड की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हम कोई शादी की उम्र में नहीं है जो लड़की देख रहे हो तो बाल जो है रंगा रंगा के जाएं। जो लोग बाल रंगते हैं उन्हें अपने ऊपर कम विश्वास होता है, अपने बालों पे ज़्यादा होता है। बाल पे और कपड़ों पे विश्वास करने वाले लोग जो हैं अपने पे नहीं होता। बाल हैं, सफ़ेद हैं, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, बात पे इस पे चर्चा होनी चाहिए। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं उस पे चर्चा होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर में कल आपका कार्यक्रम है एक, किस विषय को लेकर? देखिए, अब ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बुलाया है, अब क्योंकि हमारे साथी ओम यादव जी जो हैं उन्होंने मुझे कोई विषय बताया नहीं है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कार्यक्रम कोई भी हो और विषय कोई भी हो, मुझे अपनी बात कहनी है, इसलिए मैं अपनी बात कहूँ। उसमें बिहार के बारे में बात कहूँगा और देश में जो मुद्दे हैं उन पर भी बात कहूँगा। अभी संभल का मामला चल रहा है उस पर भी कहूँगा, हज पे भी बात करूँगा। मैंने सुना है कि यहाँ एक एयरपोर्ट है और मुझे आपने रास्ते में बताया कि 8वें नंबर का बिजी एयरपोर्ट है और उसमें पूरे भारत में रनवे जो है छोटा है, इतना रनवे छोटा है। अब रनवे इसलिए छोटा है कि वहाँ हाजी जी खड़े हुए हैं सामने। तो भाई कहने के समझ में नहीं आया मेरा कि अगर रनवे को हाजी जी 2024 के भारत में रोक रहे हैं तो हाजी जी को हटाना ज़रूरी है या रनवे को हटाना ज़रूरी है, ये सरकार तय करे। तो मेरा मानना यह है कि ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मुजफ्फरपुर के सिलसिले से बहुत सारी चीज़ें हैं। खुदीराम बोस का यहाँ से एक संबंध है, वो भी है, और ये भूमिहारों की ज़मीन कहलाती है। अब भूमिहार जो है एक दबंग कम्युनिटी है, और क्या वजह है कि इतने एक बिहार के अंदर ऐसे ऐसे जोकर आपने पैदा किए हैं कि कमाल ही है भाई मेरे। कोई आदमी विधानसभा में कैसे लड़के लड़की को रहना चाहिए रात में और सुबह क्या करना चाहिए, कोई वो ज्ञान दे रहा है, कोई भैंसे पे बैठ करके राज चलाने का ज्ञान दे रहा है। अब ये एक ऐसी धरती है जहाँ से इतना ज्ञान, इतनी सब कुछ चीज़ें हुई। तक्षशिला यहाँ जाने क्या क्या यहाँ पे थी, तक्षशिला यहाँ थी या क्या थी? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को आपने दिया। दुनिया में 3 विश्वविद्यालय बना, तीनों विश्वविद्यालय जो है बिहार के ही राजा ने बनवाया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। वो तक्षशिला बनवाया पाकिस्तान में, मतलब कि यहीं के शासक ने बनवाया, मगध के शासक ने ही बनवाया। तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा। विक्रमशिला और नालंदा बिहार में है और तक्षशिला अभी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया। वही तो कह रहा हूँ कि उस दौर में तो विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था पूरी दुनिया को, तो बिहार ने दिया। तो बिहार ने दिया। आज उस बिहार की ये स्थिति ऐसी क्यों है कि बिहार का नाम, लोकतंत्र की जननी वैशाली, सब कुछ है। मैं और वैशाली में एक जगह था लिच्छवी जी, जिसका नाम जो है मुजफ्फर खान के नाम पे 1885 में बदल के मुजफ्फरपुर कर दिया गया। वहीं पे आपका कार्यक्रम है। मैं समझ गया, लेकिन मेरी दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ जो मुद्दे होने चाहिए थे, जिससे सिविलाइजेशन, जिससे आपकी जो सभ्यता है उसकी पुनर्स्थापना की बात होनी चाहिए, तो वो तो बात नहीं हो रही। कोई सड़क बनाने पे आ रहा है, कोई दूध बांट रहा है, कोई शॉल बांट रहा है, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई राशन फ्री दे रहा है। हम इतनी महान सभ्यता के लोग 2-2 रुपये किलो चावल में 1 महीने की बिजली फ्री में बिक रहे हैं, तो कभी हमें अपने ऊपर शर्म नहीं आई?
अपने होने पे कभी हमने धिक्कार नहीं दिया कि हम इतनी बड़ी सभ्यता के लोग, आज आपके बारे में कोई छोटी बात कह दे आपके मान सम्मान को बड़ी चोट लग जाती है। लेकिन कोई ये कहे कि भारत के लोग वोट जो है वो 2 महीने के बिजली फ्री देने पे दे देते हैं, पानी फ्री पे दे देते हैं, तो हमसे बड़ा कोई भिखमंगा है? हम राजा को चुनते वक्त हम ये देखते हैं कि कौन हमें क्या बांट रहा है, और हर पार्टी आपको खरीद रही है, दूसरों को नहीं खरीद रही, जिनको हमको ये बताया जा रहा है कि वो बड़े गरीब हैं तब भी नहीं बिक रहे। तो हमें अगर कोई शत्रु है भी हमारा, तो उस शत्रु से हमें सीखना चाहिए कि क्या कारण है। इकोनॉमी में हमारा रोल, आर्मी में हमारा रोल, पुलिस में हमारा रोल, तब भी हम सबसे सस्ते में बिक रहे हैं। क्या क्या समस्या है? बांग्लादेश में हिंदुओं की जो स्थिति है उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरीके से इस्लामिक आतंकी ग्रुप हमास ने जो बर्बरता की है इजराइल में, और वहाँ जो युद्ध हो रहा है, वहाँ बहुत सारे फ़लस्तीनियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और भारत का फ़लस्तीन के साथ एक स्टैंड रहा है। अगर भारत सरकार ये मानती है कि फ़लस्तीन के साथ सिलसिले से भारत का अपना एक रुख रहा है और उनके साथ खड़ी है, तब भी भारत की सरकार ने मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वहाँ बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ पहुँचाया है। तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है कि विश्व के किसी कोने में भी हिंदू को उसके हिंदू होने या सनातनी होने के कारण उसकी हत्या या अत्याचार हो रहे हों, तो केंद्र सरकार को उसी तरीके से मानवीय सहायता के नाम पर बांग्लादेश में अपने लोगों को भेजना चाहिए, ताकि उनकी जान माल की रक्षा हो, उनको रसद मिले, और ये उन्हें पता चले कि पूरे विश्व में एक ही देश है भारत, जहां सनातनी हिंदू रहते हैं। अगर उनके ऊपर कोई संकट आएगा तो जो सनातन की जड़ है वहां से उनके लिए मदद पहुंचेगी। मेरा मानना है कि बांग्लादेश के अंदर सरकार को वैसा ही करना चाहिए जैसे फ़लस्तीन में उसने रसद पहुंचाई थी। मथुरा कब तक तैयार हो जाएगा? देखिए, मथुरा तैयार हो न हो, मैं मथुरा के तैयार होने से ज़्यादा इस बात में इंटरेस्टेड हूँ कि ये समाज 42,000 सनातनी हिंदू परंपरा के आस्था के केंद्रों पर 1991 में आपके विपक्ष के नेताओं की मिलीभगत से, जो आज हिंदुत्व की ठेकेदारी लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं, उनकी सहमति से एक कानून बना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसमें 42,000 मंदिरों के ऊपर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश की गई है, और वो 42,000 मंदिरों में किसी के अंदर मज़ार है, किसी के अंदर मस्जिद है, उनका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है। मैं सिर्फ मथुरा की बात करूंगा तो अधूरी बात होगी। ये 42,000 मंदिरों से इस कानून को निरस्त किया जाए, और सनातनी हिंदू सभ्यता के जितने भी मंदिर हैं उसमें आपका जन्मभूमि भी है, उसमें भोजशाला भी है, उसमें संभल भी है। ऐसे तमाम मस्जिदों को सरकार हिंदुओं की किसी संस्था को सौंपे, और ये उनको मिलना चाहिए। हम एक लेंगे 500 साल के बाद, फिर दूसरा लेंगे 5,000 साल के बाद। सभ्यताएं ऐसे नहीं जीवित रहती हैं, समाज को इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो वो हमारी सभ्यता के पुनर्स्थापना की चीज़ है, ये कोई मंदिर का मामला नहीं है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि, इनको जब आप हिंदू मुस्लिम में लाते हैं तो बात छोटी हो जाती है। मैं कह रहा हूं सनातनी हिंदू सभ्यता के पुनर्स्थापना का दौर है। अगर राम मंदिर 500 साल के बाद दोबारा से पुनर्स्थापित हो सकता है तो नालंदा को भी किया जाना चाहिए था, और वो किया। इसलिए हर मंदिर जो है वो सनातनी सभ्यता का प्रतीक है। इसमें कोई अगर मगर किसी पार्टी, किसी संगठन की ठेकेदारी नहीं है कि हमें 3 दे दो और बाकी दे दो। हम भिखारी नहीं है कि हमें 3 दे दो। हमारे 42,000 हैं, हम ताकत से लेंगे, संविधान से लेंगे, और संविधान के पीछे एकजुट 82 करोड़ हिंदुस्तान का लोग जब खड़े हो जाएंगे तो सरकार भी सुनेगी और कोर्ट भी सुनेगी। ये अलग अलग आज ये मिल गया इस पे कुछ, आज वो मिल गया उस पे कुछ, ये दावेदारी, ये समझौता जो लोग कर रहे हैं वो हिंदुस्तान के सनातन सभ्यता के दलाल हैं। एक बहुत बड़ा समस्या है सीमांचल में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज। किशनगंज में पहले 14% यादव की जनसंख्या थी। जैसे जातीय जनगणना की बात ये विपक्ष बार बार करता है, और बिहार के लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चे करते हैं। आज जो है किशनगंज में उस यादव जाति की जनसंख्या घट के 6% हो गई है, और हिंदुओं की जनसंख्या वहाँ 30% से कम हो गई है। पूरे सीमांचल क्षेत्र में हिंदू जो है 50% से कम हो गए हैं। इसको कैसे, ये डेमोग्राफी चेंज को कैसे रोका जाए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक बात में तो मैं कहता हूँ कि जो समाज की जिम्मेदारी है वो भी इम्पोर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भारत में 5 करोड़ से ज़्यादा लोग इलीगल रह रहे हैं। 6 करोड़। हाँ। अब अगर 6 करोड़ इलीगल रह रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट को पता है,
सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान का और सिस्टम का एक हिस्सा है, तो सरकार क्या कर रही है? इस देश में 500 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। ये देश ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इस्लामिक स्टेट बन चुका है। इस देश में संविधान की दुहाई देने वाले लोग, सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले लोग ये नहीं पूछना चाहते हैं, और ये सवाल सनातनी हिंदू को पूछना चाहिए कि जब ये देश सेकुलर हो गया, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हो भी गया सेकुलर, अगर ये सेकुलर है और सब बराबर हैं, तो मेरा सवाल ये है, फिर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, फिर मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर सच्चर कमीशन क्यों है, फिर हज बोर्ड क्यों है? ये क्यों है भाई? जब सब बराबर है, सबको स्पिन मिलेगा, तो फिर सच्चर कमीशन का 3,500 करोड़ का बजट इसलिए रखा गया है कि कोई मुसलमान लड़का लड़की अगर आईएएस और पीसीएस में जाना चाहता है तो उसकी तैयारी के लिए सरकार 1 लाख रुपया देती है। तो क्या ब्राह्मण का लड़का, ठाकुर का लड़का, यादव का लड़का, दलित का लड़का, उसको जरूरत नहीं है? तो ये इस देश में संविधान की आड़ के अंदर जो पाप हुए हैं, उन पापों को निरस्त होना चाहिए। पहले तो इस देश के अंदर 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत आपने सेकुलरिज्म